जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक नए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जैसा दोस्तों एसएससी हर बार अपने एग्ज़ाम में पूछता है। वैकेंसी में अब की बार दोस्तों आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26,000 वैकेंसी पर पोस्ट निकली है और इसी में से एक सीट आपको लेना है। डेली आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मैं लेकर आता हूं अपने चैनल पर, तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों प्रैक्टिस सेट आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो, उन सभी को नोट कर लीजिएगा। और यदि आप कहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पा रहे हैं। और इसी में दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड करके लेके आता हूँ, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी कवर होता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। यदि मैं बात करूं कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को याद रहना चाहिए 26 जून दोस्तों, 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, और शेरशाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को इस युद्ध में हरा दिया था। याद रखिएगा, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और यदि मैं शेरशाह सूरी की बात करूं, तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद ही दोस्तों 1540 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सूरी वंश की स्थापना करी थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी की बात आई है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, कि शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। लेकिन एग्जाम में एक और क्वेश्चन शेरशाह सूरी से बनकर आता है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा पहला रुपया का सिक्का किसने चलाया था, तो याद रख लीजिएगा रुपया का सिक्का चलाने वाला पहला व्यक्ति था शेरशाह सूरी। इसी ने दोस्तों रुपया का सिक्का सबसे पहले चलाया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड ये चीज़ आपको जरूर से नोट करके चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछ चुका है और बच्चे गलत कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक सभी बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा के आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। यदि दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक की बात करूं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह गुलाम वंश का शासक था। आप सभी को पता होगा किस वंश का दोस्तों? गुलाम वंश का यह शासक था। ठीक है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है कि गुलाम वंश से रिलेटेड था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी सन 1206 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और यहीं से दिल्ली सल्तनत काल को माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल यहीं से शुरू हुआ था, 1206 ईस्वी से। ठीक है, लेकिन 1206 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश को माना जाता है, और इल्तुतमिश को ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश आप राइट करके आएंगे, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। लेकिन जब इल्तुतमिश दोस्तों गद्दी पर बैठा 1211 ईस्वी में, तो इसने राजधानी क्या बनाई? दिल्ली। राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? दिल्ली स्थानांतरित करी, और इसीलिए दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसीलिए दोस्तों इस वंश को, गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम वंश माना जाता है। कहा जाता है कि 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत काल शुरू हुआ था।
ठीक है। इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश याद रख लीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसी ने दोस्तों कुतुब मीनार, याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ठीक है। आपसे एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश आपके लिए सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना तो शुरू किया था लेकिन ये इसको पूरा नहीं करवा पाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इसीलिए दोस्तों इसे क्या माना जाता है? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने वाला शासक भी माना जाता है। ठीक है। इसने दोस्तों मदरसे बनवाए थे, ये भी आपको याद रख लेना। मदरसे किसने बनवाए थे? इसी ने बनवाने शुरू करे थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम पूछा जाता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जाता है तो नोट कर लीजिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका के बारे में पूछा जाएगा तो नाम आपको याद रख लेना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों गद्दी पर बैठी थी इनकी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। ठीक है। इसने कुछ दिन गद्दी संभाला था, इसीलिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है। यदि मैं बलबन की बात करूं यहाँ पर तो बलबन भी दोस्तों कौन था? गुलाम वंश का शासक था और बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो रहता था जिसे भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। रक्त एवं लोह नीति, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी तो बलबन ने ही अपनाई थी। ठीक है। नवरोज पर्व था एक पारसी धर्म का, किसने शुरू किया था दोस्तों तो इसी ने शुरू किया था, बलबन ने। जरूर से याद रखिएगा क्योंकि नवरोज एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा जरूर कि नवरोज जो ये त्यौहार शुरू किया था बलबन ने, इस नवरोज त्यौहार को समाप्त किस शासक ने किया था, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका ऑप्शन है आपके गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए। तो याद रखिएगा भीमबेटका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए दोस्तों फेमस है भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 2003 में, याद रखिएगा 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में इसे शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब? 2003 में। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू के प्रयोग को बैन किया था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था, बैन कर दिया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को बैन कर दिया था, यानी इसके शासनकाल में कोई भी तंबाकू का प्रयोग नहीं करेगा, ये बात जहांगीर ने कही थी। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि तंबाकू को भारत में कौन लाया था तो पुर्तगाली, याद रख लीजिएगा पुर्तगाली आए थे और यही दोस्तों तंबाकू को भारत में लाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? देखिए वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। यदि मैं बात करूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, आर.के. शमुखन चेट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है वित्त मंत्री, इसको इम्पोर्टेंट करके आपको जरूर से नोट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि मैं बात करूं कि आर.के. शनमुखम चेट्टी, इन्होंने पहला बजट कब पेश किया था? वित्त मंत्री थे तो बजट आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिएगा 26 नवंबर सन 1947 में इन्होंने पहला बजट पेश किया था। ठीक है। पहला बजट पेश किया था। और इस समय यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है तो नाम आपको याद रख लेना है, निर्मला सीतारमण। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में भारत की क्या है? वित्त मंत्री हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
11वीं अनुसूची। पहले मैं बता दूं कि जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन इस समय कितनी है, 12 अनुसूची हैं। लेकिन एग्ज़ाम में 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची जरूर से पूछता है, याद रखिएगा। यदि मैं 11वीं अनुसूची की बात करूं तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था सन 1992 में, और यहीं से दोस्तों पंचायती राज को संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि इसमें विषय कितने हैं, तो याद रख लीजिएगा 29 विषय आपको पंचायती राज में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब मैंने दोस्तों 9वीं अनुसूची आपको बोली है, तो याद रख लीजिएगा संपत्ति से रिलेटेड है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत बार पूछी गई है, दल बदल कानून की। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, दल बदल कानून से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। 8वीं अनुसूची आप याद रख लीजिएगा किससे रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है। जितनी भारत में भाषाएं हैं, यानी 14 भाषाओं का वर्णन आपको इसमें देखने को मिल जाता है 8वीं अनुसूची में। ठीक है। अब कुछ बढ़ा दी गई हैं, तो याद रखिएगा ये भाषा वाली चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है। नगर पालिका किससे रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर से याद रख लेनी है, अनुसूचियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार पहले कितने थे, 7, लेकिन अब कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ ले कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 आपको टिक करके आने हैं। ठीक है। क्योंकि समानता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार इसी में था, मौलिक अधिकार में, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे कब हटाया गया, तो याद रखिएगा एक संशोधन लाया गया था, 74वां संशोधन 1978 में, 1978 में लाया गया था। और इसी के तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 का, याद रखिएगा अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार में डाला गया था। किसमें, विधिक अधिकार में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल आपके ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा चित्रकला का स्वर्णकाल दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यदि मैं दोस्तों आपसे पूछ लूं कि साहित्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, साहित्य कला का, तो याद रख लीजिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को कहा जाता है। यदि आपसे मैं पूछ लूँ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए यहाँ पर चोटियों के नाम दिए गए हैं, मैं नोट करा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि मैं बात करूँ गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। यदि मैं डोडा बेटा की बात करूँ तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। धूपगढ़ किसकी है, सतपुड़ा की। किसकी है दोस्तों, सतपुड़ा की है। और कालूमार शिखर की बात करूँ तो विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत है दोस्तों, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालूमार शिखर है, नोट कर लीजिएगा। यदि इस क्वेश्चन की बात करूँ तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी किसको कहा जाता है, धूपगढ़ को कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपने चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। ठीक है। यदि 10 क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश के तरंग धैर्य का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप सभी जानते होंगे।
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। यदि मैं बात करूं प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। किसने दिया था, क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यदि नील बोर की बात करूं तो यहाँ पर आपको नील बोर याद रख लेना है। परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। जे थॉमसन आपको याद होंगे, इन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। माइकल फैराडे की बात करूं तो माइकल फैराडे आपको याद रख लेना है, विद्युत अपघटन का नियम। क्या दोस्तों, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, देखिए सबसे पहले मैं सिनेमा जगत की बात करूं तो सिनेमा जगत के लिए बहुत ही फेमस पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये कहाँ पर दिया जाता है, ये दोस्तों सिनेमा जगत में दिया जाता है। साहित्य की बात करूं तो साहित्य के बारे में आप सभी जानते हैं, सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा में दोस्तों आपका कौन सा दिया जाता है, धन्वंतरी। धन्वंतरी पुरस्कार किस में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है। और पत्रकारिता के उसमें दिया जाता है पुलित्जर। कौन सा दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। तो ये नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम बदल दिया गया है, क्या रखा गया है, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ सुंदर भारत या फिर क्लीन इंडिया। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, सुंदर भारत। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सुंदर भारत रख दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गलत है। सुमित्रा महाजन कौन है दोस्तों, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है सुमित्रा महाजन का नाम। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी राइट हो जाएगा, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा में, झारखंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि मैं बात करूं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, यहाँ पर आपको ऑप्शन सारे गलत दे दिए गए हैं। ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ पर, मैसूर में। और मैसूर नाम आया है तो टीपू सुल्तान का नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म है दोस्तों CFTRI। क्या दोस्तों, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। यदि नोट नहीं करें तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, कर्नाटक, मैसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। देखिए धोलावीरा के बारे में आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में धोलावीरा को भी शामिल किया गया है, और 40वां दोस्तों यह विश्व धरोहर है जो यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। धोलावीरा है कहाँ पर, तो गुजरात में है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और इसका स्थानीय नाम पूछा जा सकता है, तो स्थानीय नाम आपको याद रख लेना है, कोटड़ा टिब्बा। क्या है दोस्तों, कोटड़ा टिब्बा इसका स्थानीय नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में उल्लेखित किया गया है। देखिए आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वेद जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हर मतलब शिफ्ट में पूछा ही जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में वेद से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो वेद के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनको घोल कर पी जाइए, SSC GD के किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि मैं वेद की बात करूं तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में उल्लेखित किया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। और कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, आपको पता होगा। ऋग्वेद के बारे में क्या पूछा जाता है? मंडल पूछे जाते हैं, 10 मंडल हैं। सूक्ति पूछी गई थी पिछली बार एसएससी जीडी में, तो याद रख लीजिएगा 1028 सूक्ति हैं इसमें। और मंडल कौन कौन सा पूछा जाएगा? तीसरा मंडल, 7वां मंडल और 9वां मंडल और 10वां मंडल, याद रख लीजिएगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। 7वें मंडल में दशराग यज्ञ देखने को मिलता है। 9वें मंडल में देवता सोम को उल्लेखित किया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी 4 वो बताए गए हैं, जिसको बांटा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो ये पुरुष सूक्त आपको 10वें मंडल में देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस भगवान का उल्लेख किया गया है, तो नाम आपको याद रख लेना है, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान का सबसे ज़्यादा उल्लेख दोस्तों आपको कहाँ पर? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद जरूर से पूछा जाता है। सामवेद क्या है? गाए जा सकने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। जादू, टोना, टोटका, शादी विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, ये सारे दोस्तों आपको अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। तो ये वेद आपको जरूर से याद कर लेना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखना मिलता है, देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, उड़ीसा, दिल्ली। तो याद रखिएगा 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1773 ईस्वी में क्या लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसके तहत दोस्तों 1774 में कोलकाता में, कहाँ पर? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इसमें कितने अध्यक्ष थे? एक अध्यक्ष थे और 3 उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होगा। यदि अध्यक्ष की बात करूं तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन नाम है? सर एलिजा इम्पे थे। और उपाध्यक्ष की बात करूं चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 नाम आपको उपाध्यक्ष के रूप में याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? आपके ऑप्शन है माचा, लेजिम, चेराव, ओदम, थुल्ल। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाता है माचा। माचा दोस्तों मध्य प्रदेश का एक नृत्य शैली है, याद रखिएगा। यदि यहाँ पर ऑप्शन में लेजिम नाम आया है, तो लेजिम आपको याद रख लेना है। लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का है। और यदि चेराव की बात करूं तो चेराव कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम का है। ठीक है, कहाँ का है? मिजोरम का। तो ये भी आपको याद रख लेने। एक नृत्य शैली जीएस से रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिलती है, या तो शास्त्रीय नृत्य पूछ लेता है या लोक नृत्य पूछ लेता है। ठीक है, एक नृत्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेवर निम्न में से किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह, घनत्व की, विद्युत चालकता, धारिता या फिर चुंबकीय प्रवाह। बेवर मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं बेवर की, तो बेवर दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, माही, रसी, कुल्पा या फिर पन्ना। और दोस्तों यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना है। ठीक है, कमेंट करके एक बार बताइएगा कौन सा आंसर इसका राइट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आसानी से वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट मैं करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। मेरी वीडियो दोस्तों ये आपको यूट्यूब पे देखने को हो सकता है 1 या 2 दिन के गैप में मिल जाती है, लेकिन अपडेट डेली का डेली दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल को करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।